कहानी की शुरुआत में हमें योसी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक अलग लाइफ जीना चाहता है, जिसे बचपन से घूमने फिरने का काफी शौक था। इसलिए वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए बोलीविया जा रहा है, जहां उसे अमेज़न के जंगलों को एक्सप्लोर करना है। सफर के दौरान योसी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। दरअसल यह ऑस्ट्रेलिया का एक गाँव होता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है और योसी इस जगह जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब ये लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर योसी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मार्क्स होता है। वो एक टीचर था। अब ये सभी लोग एक जंगल में रुकते हैं रात गुजारने के लिए और अगली सुबह मार्क्स योसी को लेकर अपने एक और दोस्त से मिलाता है जिसका नाम केविन होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है केविन एक हैकर और एक फोटोग्राफर होता है और इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ पर योसी को एक लड़की मिलती है और ये दोनों मिलकर वहाँ पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। फाइनली इन दोनों को प्यार हो जाता है। अगले दिन योसी मार्केट में घूम रहा होता है, तभी उसके पीछे से आवाज आती है, क्या तुम अमेरिकन हो? योसी बोलता है कि नहीं, दरअसल इस आदमी का नाम कार्ल होता है जिसे जंगल के बारे में सारी जानकारी होती है। वो योसी को बताता है कि अगर जंगल का तुम्हें असली अनुभव लेना है तुम्हें जंगल के बीचों बीच में जाना होगा। जिसके बाद ये सारी बातें योसी अपने दोस्त मार्क्स और केविन को बताता है और उन्हें भी अपने साथ जंगल में चलने के लिए बोलता है। पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन बाद में सब जाने के लिए मान जाते हैं और इसके बाद ये चारों लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे ये लोग जंगल के अंदर जाएंगे। कार्ल मैप में उन्हें इंडियन आदिवासियों का लोकेशन दिखाता है और वो कहता है कि हमें पहाड़ियों के बीच में जाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं सुबह ये लोग एक प्लेन हायर करते हैं और जंगल के बीच में जाके उतरते हैं। रात होने पर ये सभी लोग जंगल में कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। दरअसल मार्क्स सबसे ज्यादा डरपोक होता है क्योंकि रात में उसे एक छोटा सा कीड़ा काट लेता है और वो ऐसे डर रहा होता है जैसे उस पर बहुत बड़े जानवर ने हमला कर दिया हो। अगले दिन ये सारे लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसके बाद आगे बढ़ने पर इन्हें एक नया कबीला मिल जाता है जिसको देखकर ये सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस कबीले में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कार्ल को जानते थे और यहाँ पर वह सारे लोग इन गाँव वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। अब नदी में योसी को एक सोने का टुकड़ा मिल जाता है जिसके बारे में कार्ल ने उसे बताया होता है, लेकिन पहले इन लोगों को कार्ल की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इन लोगों को कार्ल पर भरोसा होने लगता है। अब इसके बाद ये लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं इंडियन आदिवासी को ढूंढने के लिए, जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। अब इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है। अब यहाँ पर कार्ल एक बंदर को मारकर सबको खाने के लिए बंदोबस्त करता है। अगले सुबह ये लोग फिर से चलना चालू कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मार्क्स की हिम्मत टूटने लगती है क्योंकि चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और मार्क्स की वजह से इन सारे लोगों को जंगल में एक जगह रुकना पड़ता है। आगे हम देखते हैं सुबह होने पर मार्क्स की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पर कार्ल उन लोगों से कहता है कि कबीला पहुंचने में अभी भी हम लोगों को 3 से 4 दिन लग सकते हैं और मार्क्स चल भी नहीं सकता। जिस पर योसी कहता है कि कोई बात नहीं, हम मार्क्स को उठा के ले जाएंगे। लेकिन कार्ल आकर सबको वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन योसी बहुत दूर से आया होता है इसलिए वो हार नहीं मानता। यहाँ पर केविन एक बीच का रास्ता निकालता है। वो कहता है कि हम पानी के रास्ते आगे बढ़ेंगे जिस पर मार्क्स को भी चलना ना पड़े। अब यहाँ कार्ल उन लोगों से कहता है कि यह इतना आसान नहीं है, नदी के रास्ते जाने में बहुत खतरा है और वहाँ पर हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन ये तीनों लोग किसी तरह से कार्ल को मना लेते हैं और एक नाव बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर कार्ल सब लोगों से कहता है कि सब लोग मुझे फॉलो करेंगे और जैसा मैं बोलूंगा आपको वैसा ही करना है। अब ये सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन पानी के रास्ते आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था। आगे उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है और इस नदी के पानी का बहाव भी बहुत तेज हो जाता है। इस नदी में इतना ज्यादा बहाव होता है कि उनकी नाव उस बहाव में बहने लगती है। अब केविन कहता है कि हमें नदी के बहाव में चलना चाहिए, लेकिन कार्ल उसकी बात को नहीं मानता, जिस वजह से इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन योसी अपने लोगों को रोक लेता है और नाव को किनारे लगाता है और यहाँ कार्ल बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात क्यों नहीं मानी। कार्ल उन लोगों से कहता है कि आज हम यहीं रुकेंगे और फिर अपना सफर कल तय करेंगे। अब केविन योसी के पास आता है और वो कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता है और इसलिए वो पानी से इतना ज्यादा डरता है। दरअसल कार्ल को एक्चुअल में तैरना नहीं आता है और इसलिए वो नदी के रास्ते नहीं जाना चाहता था। अब यहाँ पर किसी तरह से रात काटने के बाद सुबह वह लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन कार्ल यहाँ अपना इरादा बदल लेता है। वो उन लोगों को पैदल ही अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब ये सब सुनकर उन लोगों की परेशानी और भी बढ़ जाती है। सुबह यह लोग डिसाइड करते हैं कि 2 लोग पैदल चल के जाएंगे और 2 लोग नाव लेके जाएंगे, जिसके बाद मार्क्स कार्ल के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। अब केविन और योसी भी अपनी राह को निकल जाते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि नाव का सारा कंट्रोल अब इनके पास था। अब ये लोग आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता। इसके बाद योसी आराम से अपने नाव पर लेटा हुआ होता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लहर आती है और इनकी नाव को पलट देती है, जिससे वह एक पत्थर पर जाके रुक जाते हैं और यहाँ के लोग फंस चुके थे। यहाँ पर केविन
केविन योशी से कहता है कि अगर हमें जान बचानी है तो हमें किनारे तक जाना होगा, और जब मैं किनारे पर पहुंच जाऊंगा तो तुम अपनी रस्सी किनारे फेंकना, जिससे कि मैं वो रस्सी की मदद से मैं तुम्हें भी बचा सकूं। योशी केविन से कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम पानी में तैर सकते हो। दरअसल योशी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन केविन उसे सहारा देता है। वो कहता है कि घबराओ मत, मैं किनारे पर जाकर तुम्हारी जान बचा लूंगा। अब केविन जैसे तैसे किनारे तक पहुंच जाता है और वो योशी को रस्सी फेंकने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो योशी को एक टक्कर मारती है, जिससे कि योशी नदी में बह जाता है। केविन योशी को बहता हुआ देखता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। आगे योशी किसी तरह से एक पत्थर को पकड़ लेता है और वो किसी तरह से नदी से बाहर आता है। वो केविन को आवाज लगाता है और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। दरअसल योशी नदी में बहकर बहुत ही आगे आ चुका था और केविन भी दूर छूट चुका था। अब योशी इस बड़े घने जंगल में अकेला फंस गया होता है और इसी वक्त यहाँ पर बहुत जोर से बारिश होने शुरू हो जाती है। योशी के पास ना ही खाने के लिए खाना है और न ही रहने के लिए कैंप, लेकिन तभी उसे नदी में उसका बैग दिखता है और वो उस नदी के किनारे कूदकर अपने बैग को पकड़ लेता है। अब बैग में एक छोटी सी बाइबल होती है और कुछ दवाइयाँ होती है। इसको खाने से योशी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है और इसके बाद वो केविन को ढूंढना फिर से चालू कर देता है। वो दोबारा से आवाज लगाता है, लेकिन केविन उसे कहीं नहीं दिखता और यहाँ से निराश होकर योशी नदी के किनारे बैठ जाता है। लेकिन वो भी अभी हार नहीं मानने वाला था। वो अपना बैग खोलता है और उसमें से पेन को बाहर निकालता है और वो नदी का नक्शा बनाता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो नदी के रास्ते आगे बढ़ेगा। अब आगे चलने पर उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पर रात हो जाती है और योशी सो जाता है, लेकिन रात में उसे किसी की आवाज आती है। उसे लगता है कि केविन है और जब वह उठ के सामने देखता है तो उसे मार्क्स दिखाई देता है, जिसे देखकर योशी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर टॉर्च जलाकर देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। दरअसल ये बस उसका एक भ्रम होता है और वह निराश होकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो उसके माथे पर बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और जब वो वहाँ पर छूकर देखता है तो उसे फील होता है कि उसके स्किन में कोई कीड़ा घुस गया है। अब यहाँ पर योशी एक चाकू की मदद से अपने स्किन को काटकर उस कीड़े को बाहर निकालता है और यहाँ पर योशी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। अब वह यहाँ से आगे बढ़ना चालू कर देता है। कुछ ही दूर उसे कुछ चिड़ियों के अंडे मिलते हैं और जब वह अंडे को खाने के लिए फोड़ता है तो अंडे के अंदर चिड़िया का छोटा सा बच्चा होता है। लेकिन यहाँ योशी को इतनी ज्यादा भूख लग रही होती है कि वो उस बच्चे को जिंदा ही खा जाता है और इसके बाद वह फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे कुछ लोगों का सामान मिलता है। अब योशी यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर आराम करता है। तभी वह अपने जूते निकाल कर देखता है कि उसके पैर काफी ज्यादा जख्मी हो चुके थे। अब यह सब देखने के बाद योशी की हिम्मत टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि मार्क्स का पैर जब जख्मी था तो उसे कैसा लग रहा होगा। योशी उसे मन में ही सॉरी बोलने लगता है। अगली सुबह वह फिर से चलने लगता है। तभी उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि यह निशान केविन के हैं और वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे चलने के बाद उसे कुछ अंडे के छिलके दिखाई देते हैं जिसे उसने ही खाया होता है। तब उसके समझ में आता है कि वह घूम फिर के उसी जगह आ चुका है। इसके बाद वह और भी ज्यादा निराश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ गांव वालों को केविन नदी किनारे पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद गांव वाले उसे उठाकर अपने गांव ले जाते हैं, जहां पर केविन ठीक होने के बाद पुलिस स्टेशन जाता है और वो ऑफिसर से कहता है कि उसका दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और हमें उसे ढूंढना होगा। जिसके बाद ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और एक प्लेन की मदद से योशी को ढूंढना चालू कर देता है। दूसरी तरफ योशी को भी प्लेन की आवाज आ रही होती है और वह एक लाल कपड़ा आसमान में लहराने लगता है, लेकिन वह लोग उसे नहीं देख पाते, इसलिए वह लोग खाली हाथ ही लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केविन हार नहीं मानता और एक बोट के ड्राइवर को जंगल में चलने के लिए कहता है। लेकिन वह ड्राइवर केविन से कहता है कि तुम्हारे दोस्त को खोए हुए 3 हफ्ते हो गए हैं और शायद तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा, इसलिए उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। लेकिन केविन को कहीं ना कहीं एक भरोसा होता है कि उसका दोस्त जिंदा है। इसके बाद वह लोग नदी के रास्ते जंगल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम योशी को देखते हैं जो कि जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है, लेकिन वह लड़की योशी से डर के भागने लगती है। लेकिन योशी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे कुछ नहीं करेगा और वह उसे कहता है कि वह रास्ता भटक चुका है और शायद उसे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वह लड़की भी रास्ता भटक गई थी और उसके पास भी न खाने के लिए कुछ होता है न रहने के लिए। यहाँ पर योशी को नहीं पता कि उस लड़की को इंग्लिश आती है या नहीं, लेकिन फिर भी वह उससे बातें करता रहता है क्योंकि कुछ दिनों के बाद किसी और से बात कर रहा होता है। जब उस लड़की के साथ उसकी बात नहीं होती तब वह आगे बढ़ना चालू कर देता है, जिसके बाद रात होने पर वह दोनों सो जाते हैं और सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वह लड़की कभी वहाँ थी ही नहीं। यह सब योशी के मन का भ्रम होता है। अब धीरे धीरे योशी भूख और प्यास के कारण अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है, जिसके बाद वह अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और तभी उसे एक बात याद आती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, जिससे उसकी थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह जैसे तैसे करके दलदल से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसकी समस्या यहीं खत्म नहीं
नहीं होती, जिससे कि उसे पूरे शरीर पर जंगली चींटियां फैल जाती हैं, जिसे काटने पर वह दर्द से तड़प उठता है। उसी दौरान उसे अपनी सारी जिंदगी फ्लैशबैक में दिखने लगती है। इसके बाद थोड़ी सी राहत मिलने के बाद वह एक नदी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वह एक कछुए से बातें करने लगता है और अब उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी होती है और वह सोचते सोचते वहीं सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि केविन योसी को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाता है और चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है, लेकिन योसी उसे कहीं नहीं दिखता। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद उसका दोस्त मर चुका है और वह वापस जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि योसी को उसकी आवाज आने लगती है। दरअसल योसी एक गड्ढे के अंदर सोया हुआ था, जिसकी वजह से केविन भी उसे देख नहीं पाया था। जब योसी उस गड्ढे से बाहर आकर देखता है तो उसे केविन वापस जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन योसी के अंदर अब उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह उठकर केविन को आवाज लगा सके। लेकिन आखिरकार हिम्मत कर खड़ा हो जाता है और केविन को एक धीमी आवाज लगाता है और ये आवाज केविन सुन लेता है और दौड़कर योसी के पास आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद केविन उसे गांव लेकर आता है, जहाँ पर गांव वाले योसी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब तक वह जिंदा कैसे बच पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि योसी केविन से शुक्रिया कह रहा होता है और केविन भी उसे शुक्रिया कहता है। जिसके बाद सारे लोग योसी को बचाए रखने के लिए ईश्वर का धन्यवाद दे रहे होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी भी समय पर हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी परेशानियों को डटकर सामना करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता और वह